जय हिंद साथियों, आज जो हम चर्चा करने वाले हैं यूपीएससी या अन्य कॉम्पिटेटिव एग्जाम से रिलेटेड इस सेशन के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि पिछले सेशन में हमने बताया था, सौर मंडल की उत्पत्ति के बारे में कुछ तथ्य दिए थे। उन तथ्यों के बारे में हम थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। जैसा कि सौर मंडल क्या होता है, सबसे पहला ये क्वेश्चन होता है कि सौर मंडल क्या होता है। तो सौर मंडल सूर्य के साथ साथ अन्य ग्रह उपग्रह के समूहों को सौर मंडल कहते हैं। जैसा कि हम यहाँ पर चित्र में दिखाएंगे कि सौर मंडल में जो ग्रह होते हैं, ठीक है, उनके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले जैसा कि हमने चित्र में दिखाया है कि सौर मंडल में सबसे प्रथम जो मुख्य होता है वो सूर्य होता है। सूर्य के बाद दूसरा प्लेनेट कौन सा होता है? दूसरा होता है बुध, तीसरा शुक्र और चौथा मंगल। सॉरी, तीसरा छोड़ दिया, तो तीसरा होता है पृथ्वी, चौथा होता है मंगल, पांचवा। अब देखो भैया, मंगल और बृहस्पति पांचवा, जो कि अगला जो होगा पांचवा वो बृहस्पति होगा। तो बृहस्पति और मंगल के बीच में क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं, यानी उल्का पिंड पाए जाते हैं। इसके बाद बृहस्पति के बाद शनि के बाद अरुण के बाद वरुण, और एक लास्ट का होता था प्लूटो, उसको इसकी वरीयता से हटा दिया गया है। अब इसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे जब प्लेनेटों के बारे में आएंगे। तो सबसे पहले हमें डिटेल में पढ़ना किसको है? सूर्य को। सूर्य के बाद हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे जो प्लेनेट होते हैं। सबसे पहले बुध के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद शुक्र के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद पृथ्वी के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद मंगल के बारे में पढ़ेंगे, और उसके बाद जो गैसीय ग्रह हैं उनके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। जैसा कि बृहस्पति ग्रह हो गया, शनि ग्रह हो गया, अरुण ग्रह हो गया, वरुण ग्रह हो गया, इनके बारे में डिटेल में हम समझेंगे। इसके पहले हम सूर्य के बारे में कुछ समझ लेते हैं, सूर्य की संरचना क्या होती है। तो सूर्य की संरचना के बारे में जैसा कि हमने सूर्य का चित्र दिखाया है, तो चित्र में जैसा कि समझ पा रहे हो कि सूर्य किस प्रकार का होता है, ऐसे। तो हम यहाँ बात करते हैं सूर्य से 109 गुना बड़ा है। कितना? यदि यार पृथ्वी को हम ले लें और पृथ्वी के, ठीक है, पृथ्वी के 109 भागों को उस सूर्य के अंदर जो है डाल दें, तो उस 109 वाले भाग को, यानी वो जो पूरा पिंड बना 109 पृथ्वियां मिलकर, तो उससे क्या हुआ भैया? उससे जो है एक सूर्य का निर्माण हुआ। अर्थात 109 पृथ्वियों को सूर्य के अंदर डाल दें, तब एक सूर्य की बराबर यानी तुलना की जा सकती है, कंपेयर किया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद सूर्य का व्यास कितना है? तो सूर्य का व्यास है 13,92,000 किलोमीटर है। सूर्य का डायमीटर कितना है? 13,92,000 किलोमीटर है, ठीक है। उसके बाद अब ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सूर्य कितने साल पुराना है, अर्थात सूर्य कितनी अवधि बिता चुका है। तो सूर्य लगभग 5 अरब वर्ष बिता चुका है। कुछ किताबों में 4.5 अरब वर्ष लिखा है, ठीक है। तो यहाँ लगभग क्या यानी 5 अरब वर्ष बिता चुका है। अब इसका अंत कब तक होगा? तो इसका अंत होगा 5.4 अरब वर्ष बाद होगा। अर्थात सूर्य का अंत कब होगा? तो आज से लगभग 5.4 अरब वर्ष बाद इसका सूर्य का अंत हो जाएगा। अर्थात सूर्य क्या हो जाएगा? ब्लैक होल में चला जाएगा। जैसा कि बताया था कि ब्लैक होल क्या होता है? ब्लैक होल जितने तारे होते हैं, सभी तारों को, चूंकि सूर्य भी एक प्रकार का तारा है, जितने भी तारे होते हैं, तो तारों को निगलने का काम कौन करता है? तो ब्लैक होल करता है। यानी जो हमारी आकाश गंगा का केंद्र बिंदु होता है उसे बोलते हैं ब्लैक होल। ब्लैक होल में जितने भी तारे होते हैं वो अंतिम अवस्था, जैसे ही बूढ़े हो जाते हैं, ओल्ड स्टार हो जाते हैं, तो वो ब्लैक होल में चले जाते हैं। और ब्लैक होल के बारे में अभी कोई रिसर्च सामने नहीं आई है, ठीक है, इतनी बात। इसके बाद हाइड्रोजन और हीलियम, ठीक है, हाइड्रोजन और हीलियम, सूर्य में सर्वाधिक मात्रा किसकी होती है? हाइड्रोजन की, और उससे मिनिमम मात्रा हीलियम की होती है। अन्य गैसें जो होती हैं वो तो हम बताएंगे, क्योंकि हमें पता है कि हाइड्रोजन कितने परसेंट होता है? 71%। हीलियम कितने परसेंट होता है? 26.5%। और अन्य गैसें होती हैं 2.5%, ठीक है। तो यहाँ हाइड्रोजन और हीलियम होता है, यानी हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद सूर्य का द्रव्यमान की बात कर लेते हैं। तो सूर्य का द्रव्यमान कितना होता है? 1.98 गुणे 10 के पावर 30, ठीक है, किलोग्राम होता है। या इसको हम एग्जिट में यदि यार बोले, तो एग्जिट में यदि चंद्रशेखर यूनिट के अकॉर्डिंग बोले, तो यहाँ पर कितना होगा? 2 गुणे 10 के पावर 30 किलोग्राम होगा,
क्योंकि चंद्रशेखर सुब्रमण्यम को नोबेल प्राइज मिला था, पिछले सेशन में बताया था, है ना। तो चंद्रशेखर ने जब बताया था तो यहाँ पर सूर्य का द्रव्यमान 2 × 10⁻30 kg होगा, ठीक है। इसके बाद हाइड्रोजन अभी बताया कि 71%, हीलियम 26.5%, अन्य गैसें 2.5%, ये तो बताया था। दुग्ध मेखला के केंद्र से, अब ये सूर्य क्वेश्चन यहाँ पर बनता है, सूर्य दुग्ध मेखला यानी आकाश गंगा, हमारी आकाश गंगा का नाम दुग्ध मेखला है, तो दुग्ध मेखला के केंद्र से, केंद्र यानी ब्लैक होल से, ब्लैक होल से हमारा सूर्य कितनी दूरी पर है, तो ब्लैक होल से हमारा सूर्य 26,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। अब ये प्रकाश वर्ष क्या होता है, तो हमने पहले ही सेशन में बताया था, एक वर्ष में प्रकाश जितनी दूरी तय करता है उसे प्रकाश वर्ष कहते हैं। प्रकाश वर्ष को निकालने का क्या तरीका होता है, तो प्रकाश वर्ष, चूंकि हमें पता है कि प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड होती है, ठीक है, तो 3 × 10⁸ गुणे, अब एक वर्ष में कितने दिन होते हैं, 365 दिन, 365 यानी एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे, 24 यानी एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60, एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60, तो इन सब का मल्टीप्लाई कराओगे तो उसे ही बोला जाता है प्रकाश वर्ष, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई, इतनी बात क्लियर हुई, ठीक है। उसके बाद परिक्रमण गति, अब भैया यहाँ पर दो बातें समझना, परिक्रमण और परिभ्रमण में क्या अंतर होता है, परिक्रमण और परिभ्रमण समझना। परिक्रमण का मतलब होता है, जैसे हमने सपोज किया ये सूर्य है, ये सूर्य है, ठीक है, अब सूर्य के चारों ओर पृथ्वी रोटेट कर रही है, तो सूर्य के चारों ओर जब पृथ्वी रोटेट करती है तो ये क्या होगी, परिक्रमण, क्या हुआ, परिक्रमण। और यदि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है या सूर्य अपने अक्ष पर घूमता है तो उसे कहते हैं परिभ्रमण, ठीक है। परिक्रमण और परिभ्रमण में यही अंतर होता है, अंतर होना चाहिए, ये पता होना चाहिए। तो भैया यानी परिक्रमण गति कितनी रहा है, वो 250 किलोमीटर/सेकंड, यानी एक सेकंड में 250, ठीक है, 250 किलोमीटर तय करता है, अर्थात रोटेट करता है, ठीक है। इसके बाद आकाश गंगा के परिक्रमण या परिक्रमा, आकाश गंगा की जो एक परिक्रमा पूरी करने में इसे कितने वर्ष का समय लगता है, सूर्य को 25 करोड़ वर्ष लगता है, ठीक है। यानी सूर्य की परिक्रमा जो है, सूर्य जो परिक्रमा करता है आकाश गंगा की एक परिक्रमा करने में 25 करोड़ वर्ष लगेंगे, ठीक है, ठीक है। इसके बाद अपने अक्ष पर, सूर्य अपने अक्ष पर, ठीक है, अपने अक्ष पर ऐसे जब रोटेट करता है तो अपने अक्ष पर क्या, पूर्व से पश्चिम की ओर रोटेट करता है, क्या, पूर्व से पश्चिम, ऐसे, क्योंकि ये पूर्व है और ये पश्चिम, ऐसे इस प्रकार से पूर्व से पश्चिम की ओर रोटेट करता है, ठीक है। उसके बाद अपनी दूरी पर 27 दिन में चक्कर लगाता है, यानी अपने अक्ष पर, एक्सिस पर, यानी 27 दिन में एक चक्कर पूरा कर लेता है, समझना। पहले यदि यार ये हम मान लेते हैं गैलेक्सी है, गैलेक्सी की चारों ओर चक्कर लगाने में इसे कितना समय लगेगा, तो इसे समय लगेगा कितना, 25 करोड़ वर्ष। यदि अपने अक्ष पर घूमना है सूर्य को तो उसको कितना समय लगेगा, 27 दिन का समय लगेगा एक परिक्रमा पूरी करने में अपने अक्ष पर, ठीक है। उसके बाद एक सेकंड में हाइड्रोजन जो होता है वो हीलियम में कन्वर्जन करता है, अर्थात सूर्य क्या हाइड्रोजन को हीलियम में कन्वर्ट, एक सेकंड में कितना, 40 लाख टन हाइड्रोजन को हीलियम में कन्वर्ट करता है सूर्य, एक सेकंड, मात्र एक सेकंड क्या होता है, एक सेकंड को यदि मेजर किया जाए तो जितना समय 1001 बोलने में लगता है, इसमें कितना समय लगता है, एक सेकंड, ठीक है। ये यूपीएससी में एग्जाम में इंटरव्यू में पूछा गया क्वेश्चन है कि एक सेकंड को अपनी भाषा में परिभाषित कीजिए, तो 1001 जितना समय ये क्षणिक समय है इसे एक सेकंड कहते हैं, 1001 बोलने में जितना समय लगता है, तो एक सेकंड में 40 लाख टन हाइड्रोजन को हीलियम में कन्वर्ट करता है, ठीक है। सौर मंडल का केंद्र बिंदु है, अभी बताया सौर मंडल का केंद्र बिंदु क्यों, क्योंकि सूर्य के चारों ओर जितने भी प्लेनेट हैं, जितने भी ग्रह हैं उसके चारों ओर रोटेट करते हैं, तो केंद्र बिंदु क्या है, एनर्जी का सोर्स क्या है, सूर्य है, अर्थात सूर्य से ही उसे एनर्जी मिलती है, ऊर्जा मिलती है, ठीक है। और सूर्य यदि ना हो तो किसी भी प्लेनेट का जो टेम्परेचर होगा वो बिल्कुल डाउन हो जाएगा, जिस कारण से जैसा कि हमने जो है जैसा कि हम आगे पढ़ेंगे, जो बृहस्पति और शनि के बाद जो ग्रह हैं वो कैसे ग्रह हैं, बर्फीले ग्रह हैं, क्यों, क्योंकि वहां सूर्य का प्रकाश उतना अधिक नहीं पहुंच पाता, ठीक है। लेकिन यही हम बात करते हैं
पास वाले प्लेनेट जो सूर्य के सर्वाधिक नजदीक हैं, जैसा कि शुक्र, ठीक है, शुक्र भैया पास में तो बुध है, लेकिन बुध के पास कोई वायुमंडल नहीं है। यदि बुध के पास वायुमंडल होता, ठीक है, बुध के पास वायुमंडल होता तो बुध का यानी बुध ग्रह का टेम्परेचर ज्यादा होता, लेकिन बृहस्पति सॉरी जो शुक्र ग्रह है उसमें एटमॉस्फेयर पाया जाता है, वायुमंडल पाया जाता है, जिस कारण से यदि और सूर्य का प्रकाश उस पर चला जाता है तो वो आसानी से नहीं निकल पाता है, ठीक है। अर्थात कहने का मतलब जैसे कमरा है, ठीक है, कोई कमरा है, अब उस यानी गर्मियों के दिनों में क्या होता है, कमरा यदि चारों तरफ से लॉक है तो उसमें जो हीट होगी, जब धूप निकलेगी तो वो अत्यधिक गर्म हो जाएगा, अब उसे ठंडा होने में थोड़ा समय लगेगा। अब यदि एग्जॉस्ट चलाओगे, एग्जॉस्ट होगा तो ठंडा हो जाएगा जल्दी, लेकिन यदि अगर सिर्फ छत वाला पंखा यूज करेंगे तो वो जो है उतना आसानी से नहीं उसको जो है उसके हीट को रिमूव कर पाएगा। वैसे ही इसमें भी है, क्योंकि एटमॉस्फेयर वायुमंडल है, वायुमंडल होने के कारण इस पर जो प्रकाश सूर्य की किरणें आती हैं या हीट जो आती है वो वापस रिफ्लेक्ट नहीं हो पाती हैं, जिस कारण से जो है शुक्र ग्रह है, ठीक है, उसमें टेम्परेचर ज्यादा होता है बजाय किसके, बुध ग्रह से, ठीक है। तो आगे बताएंगे डिटेल में, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। इसके बाहरी सबसे पहले केंद्र का तापमान, यानी सूर्य के केंद्र का तापमान, ये जैसे सूर्य है, सूर्य का जो केंद्र भाग है इसका तापमान 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है। 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस किसे कहते हैं भैया, इसे यदि हम मिलियन करोड़ में चेंज करेंगे तो 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस होता है। अर्थात सूर्य के केंद्र का तापमान जिसे कोर कहते हैं, क्रोड कहते हैं, ठीक है, तो इसका जो टेम्परेचर होता है वो 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। बहरी सतह का तापमान कितना होता है, तो बहरी सतह का होता है 5500 डिग्री सेल्सियस, यानी 5500 डिग्री सेल्सियस होता है बहरी सतह का तापमान, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं, थोड़ी बात इसको हम थोड़ा बता देते हैं, फिर उसके बाद ये वाली बात को डिटेल में चर्चा करेंगे। तो सूर्य की पृथ्वी से दूरी, ठीक है, सूर्य की पृथ्वी से दूरी या पृथ्वी से सूर्य की दूरी 14.96 करोड़ किलोमीटर है, अर्थात 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर है, ठीक है। सौर मंडल से सूर्य, ठीक है, सौर मंडल में सूर्य कितना है भैया, यदि पूरा सौर मंडल को 100% ले लें तो सौर मंडल में जो है 99.8% जो मैटर है, मैटर यानी मास है, या जो चूंकि डस्ट पार्टिकल्स और गैस, इन दोनों से ही हमारे पूरे इस सोलर सिस्टम का निर्माण हुआ है। तो यदि यार हम इस डस्ट पार्टिकल्स को या मास को 99.8% सूर्य में निहित है और शेष 0.2% जो है अन्य ग्रह बने हैं। फिर से समझना बात को, यदि यार हम 100% किसी चीज को माने, ठीक है, जैसे 100% जैसे 100 रुपए हैं, ठीक है, 100 रुपए हैं, 100 रुपए में एक व्यक्ति है, उस व्यक्ति को हमने कितना दिया, 99.8 यानी 99 रुपए 80 पैसे दे दिए, ठीक है। उसके बाद उसने ले लिया, मतलब उसने उस व्यक्ति ने ले लिया, फिर उसके बाद उसने 20 पैसे देकर कहा सभी लोग आपस में बांट लो, क्या 20 पैसे देकर कहा आपस में सभी लोग बांट लो, तो थोड़ा थोड़ा सबने बांट लिया। तो वही हमारे कहने का मतलब है, सौर मंडल का जो 100% यदि भाग मानेंगे तो जिसमें से 99.8% भाग सूर्य के पास में है, शेष अन्य ग्रह, प्लेनेट, क्षुद्र ग्रह, धूम्रकेतु, पुच्छल तारा, ये सारे के सारे जो है मिलाकर कितने 0.2% भाग ही बनते हैं। अब हम बात करते हैं सूर्य का, जैसा कि चित्र देख रहे हो, और सूर्य में जो परतें पाई जाती हैं उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। सूर्य में 2 प्रकार की जो है परतें होती हैं, अर्थात आंतरिक परतें, आंतरिक का मतलब अंदर जो होती हैं सूर्य के अंदर, उन्हें आंतरिक परतें कहते हैं। बाह्य जो बाहरी परतें होती हैं, ठीक है, बाहरी परतें होती हैं उसे बाह्य परत कहते हैं। आंतरिक परत में हम बात करते हैं कोर, ठीक है। कोर क्या होता है, तो कोर जो होता है ये सूर्य का केंद्र बिंदु होता है, क्या, कोर या क्रोड भी बोलते हैं, याद रखना, कोर बोलो या क्रोड बोलो, ठीक है। तो ये सबसे
कौन सा होता है, अंदरूनी यानी सबसे केंद्र बिंदु होता है। ठीक है, विकिरण क्षेत्र, विकिरण क्षेत्र क्या होता है, विकिरण क्षेत्र अर्थात यहां से जो हीट निकलती है, केंद्र से जो हीट निकलती है, जिसे रेडियो जोन कहते हैं। क्या, रेडियो जोन या रेडियन जोन, रेडियस जोन। ठीक है, तो यहां से जो भी हीट निकलती है केंद्र से, उसे विकिरण क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, रेडिएशन फील्ड या रेडिएशन जोन। ठीक है, इसके बाद आगे आता है संवाहन क्षेत्र। इसको हम समझते हैं संवाहन क्षेत्र क्या होता है। संवाहन क्षेत्र वो क्षेत्र होता है यहां से जो केंद्र से जो प्लेयर्स निकलती हैं या रेडिएशन जो निकलता है उसी को यानी बाहर की ओर भेजता है। जैसे सपोज करते हैं हम किसी बर्तन में बर्तन लेते हैं, उसमें हम जल भर देते हैं। क्या भर देते हैं, जल। हमने जब जल भरा उसके नीचे हमने स्टोव लगा दिया। क्या लगा दिया, स्टोव लगा दिया। स्टोव को हमने जैसे ही जलाया, ठीक है, जलाया तो क्या होता है, नीचे वाला पानी जल्दी गर्म होता है, ऊपर वाला ठंडा रहता है। तो धीरे धीरे क्या होता है, चूंकि हमें पता होना चाहिए साइंस में कि जो भी चीज हीट होती है या गर्म होती है वो ऊपर की ओर जाती है। ठीक है, और कहने का मतलब वो ऊपर की ओर जाएगा और ऊपर वाला नीचे की ओर आएगा। तो जो संवहन क्षेत्र है इसमें यही होता है, जितनी हीट कोर से जो हीट निकली, ठीक है, वो क्या, जो ठंडी वाली है वो अंदर चली जाएगी, जो गर्म है वो ऊपर की ओर आएगी। अर्थात ये जो संवहन क्षेत्र होता है, संवहन क्षेत्र में हीट बाहर की ओर निकलती है। ठीक है, इसके बाद आगे जब देखते हैं यहाँ पर इन भागों पर, तो इस भाग में सबसे पहला भाग होता है उसे बोलते हैं प्रकाश मंडल। क्या बोलते हैं बेटा, प्रकाश मंडल। ठीक है, इसके बारे में डिटेल में समझाएंगे, ये सारी चीजें, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो ये वाला क्षेत्र क्या होता है, ये वाले क्षेत्र को कहते हैं, मतलब ये बाहरी जो क्षेत्र होता है, चित्र के माध्यम से दिखा देते हैं। ये सारी चीजें चित्र के माध्यम से दिखा दी जाएंगी, परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। आगे हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, सारी चीजें बिल्कुल डिटेल में। तो प्रकाश मंडल ये वाला भाग हुआ, इसी के आगे वाला जो भाग होता है ये तो प्रकाश मंडल हुआ। इसके इधर वाला जो भाग होता है इसे कहते हैं वर्णमंडल। इसके आगे जो भाग होता है उसे बोलते हैं संक्रमण मंडल। इसके बाद जो आगे भाग होता है जो हमें दिखाई देता है, ठीक है, दिखाई तो ये प्रकाश मंडल वाला भाग होता है, लेकिन इसके आगे भी जो भाग होता है, ठीक है, उसे कहते हैं कोरोना यानी किरीट। क्या कहते हैं, कोरोना या किरीट। तो यहां तक बात क्लियर हुई, इतना स्क्रीनशॉट ले लो, सारी चीजें लिख लो। यदि फिर भी नहीं समझ में आया तो कमेंट कीजिए भैया, आगे हम जो है अब इन परतों के बारे में डिटेल में चर्चा करते हैं। तो चलिए भैया स्क्रीनशॉट ले लो। हमने बताया था परत दो प्रकार की होती है, आंतरिक परत, बाह्य परत। ठीक है, आंतरिक परत कितनी प्रकार की होती है, आंतरिक परत टोटल 3 प्रकार की होती हैं, कोर या कोरोड। ठीक है, दूसरी होती है विकिरण क्षेत्र, तीसरी होती है संवहन क्षेत्र। ठीक है, अब देखो बाह्य परत के प्रकारों के बारे में यदि हम चर्चा करें तो बाह्य परत जो होती हैं वो कितनी प्रकार की होती है, 4 प्रकार की होती हैं। पहला होता है प्रकाश मंडल, दूसरा वर्ण मंडल, तीसरा संक्रमण मंडल और चौथा कोरोना। ठीक, अब हम सबसे पहले बात करते हैं आंतरिक परत। आंतरिक परत में पहले परत के बारे में हम चर्चा करते हैं क्रोड या कोर के बारे में। सूर्य का केंद्रीय भाग ये जो होता है, यानी आंतरिक परत में जो कोर होता है या क्रोड होता है, ये सूर्य का सबसे आंतरिक यानी केंद्र बिंदु होता है। ठीक है, यानी केंद्रीय भाग होता है। यहीं पर क्या होता है, नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया आरंभ होती है, अर्थात यहीं पर नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होती है। तो भैया नाभिकीय संलयन यहीं पर होता है, सर्वाधिक गर्म वाला भाग यही होता है, और इसके अलावा इसका तापमान 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस होता है। अब हम बात करते हैं दूसरे नंबर पे। ठीक है, तो आंतरिक में विकिरण क्षेत्र, क्या, विकिरण क्षेत्र जिसे कहते हैं रेडिएशन जोन। अब रेडिएशन जोन को हम समझते हैं जैसे ये हमने माना सूर्य है, ठीक है, ये हमने माना कि कोर है, और इसके अलावा जो विकिरण निकलती हैं सूर्य के अंदर, जो गैसों के रूप में बाहर की ओर निकलती है, ठीक है,
या हीट जो निकलती है उसे कहते हैं विकिरण क्षेत्र। क्या? रेडिएशन जोन। तो रेडिएशन जोन क्या होता है? ऊर्जा विकिरण के माध्यम से स्थानांतरण होता है। ऊर्जा विकिरण के माध्यम से यहाँ से ऊर्जा क्या होती है? विकिरित होती है, यानी बाहर की ओर निकलती है। यहाँ पर जो है फोटान द्वारा, फोटान क्या होते हैं? तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि फोटान होते क्या है। तो फोटान जो होते हैं प्रकाश के अंदर जो छोटे छोटे पैकेट्स या बंडल्स होते हैं उनके समूहों को फोटान कहा जाता है। अर्थात प्रकाश को चलने के लिए जिन छोटे छोटे बंडल्स होते हैं या प्रकाश में के अंदर जो छोटे छोटे बंडल्स होते हैं उन्हीं को पैकेटों या बंडल्सों को के समूहों को फोटान कहा जाता है। तो ये जो जितना भी होता है, अर्थात यहाँ से केंद्र बिंदु से जब नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होती है तो नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया में जो यहाँ से रेडिएशन निकलता है या वेव निकलती हैं तो वो किसके यानी किस रूप में निकलती हैं? फोटानों के रूप में निकलती हैं। तो फोटान के द्वारा ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। ठीक है। इसके बाद तापमान यहाँ का क्या होता है? तो 2 मिलियन से 7 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है। यानी इस भाग का जो रेडिएशन जोन है इस भाग का टेम्परेचर कितना होता है? 2 मिलियन डिग्री सेल्सियस से 7 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है। नंबर तीसरा, संवाहन क्षेत्र। ठीक है। संवाहन क्षेत्र कन्वेक्शन जोन। कन्वेक्शन जोन क्या होता है? कन्वेक्शन जोन में जैसे हमने बताया कि ये वाले का जो बाहरी भाग होता है, ठीक है, अभी हमने बताया था इसके पहले विकिरण क्षेत्र, तो विकिरण क्षेत्र ये हुआ। अब इसका जो बाहरी क्षेत्र होगा चित्र के माध्यम से देख सकते हो, सारी चीजें चित्र के माध्यम से दिखा देंगे। ठीक है। तो यहाँ पर जो इसका विकिरण क्षेत्र होता उसी के जो है उसी के ऊपर वाला भाग ये जो क्षेत्र होता है उसी को संवाहन क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? संवाहन क्षेत्र। अर्थात ये वाला भाग क्या कहलाएगा? संवाहन क्षेत्र। ठीक है। अब यहाँ का टेम्परेचर कितना होता है? तो यहाँ का टेम्परेचर 2 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, 2 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है। तो इसको समझते हैं। यदि किसी पात्र में यदि कोई बर्तन है, ठीक है, बर्तन में हमने क्या भर दिया? जल भर दिया। ठीक है। अब नीचे जो है भट्ठी की सहायता से इसमें आग लगा दी। ठीक है, भट्ठी में, पानी में नहीं लगाएंगे आग, यहाँ जल भरा है। अब देखो जब इसे हीट करेंगे, पानी को जब गर्म करेंगे तो नीचे वाला पानी ऊपर जाएगा और ऊपर वाला पानी नीचे आएगा। अर्थात गर्म पानी ऊपर जाएगा और ठंडा पानी नीचे आएगा। क्योंकि जो चीज गर्म होती है तो वो जो होती है वो हल्की हो जाती है, और जो चीज ठंडी होती है वो क्या हो जाती है भैया? उसमें द्रव्यमान ज्यादा होता है। अर्थात हल्की वस्तुओं में द्रव्यमान कम और भारी वस्तुओं का द्रव्यमान अधिक होता है। इतनी बात क्लियर होनी चाहिए। तो यहाँ से मतलब कहने का मतलब ये है कि जो जल होगा वो गर्म वाला जो जल होगा वो ऊपर जाएगा और ठंडा जल नीचे आएगा। वैसे ही इसमें भी होता है जो हाइड्रोजन जो होता है, यानी हाइड्रोजन जब हीलियम में कन्वर्ट होता है तो बाहर की ओर जाता है, और जो बाहर का हाइड्रोजन है वो अंदर की ओर आता है। कहने का मतलब ये है हाइड्रोजन ही वो प्रक्रिया है जो जलाने का काम करता है। जैसे लकड़ी से आग लगाई जाती है तो लकड़ी क्या, सपोज करो हाइड्रोजन है और उसकी जो राख है वो हीलियम है। तो ऐसे ही करता है, हीलियम को बाहर कर देता है और हाइड्रोजन को अपनी ओर अवशोषित कर लेता है। ठीक है। अब इसके बाद ध्यान देना, तो यहाँ पर इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई? इतना तापमान होता है। ठीक है। अब देखो ये आयनीकृत हो जाते हैं। आयनीकृत का मतलब होता है हाइड्रोजन आपस में टकराएंगे, हीलियम बनाएंगे। ठीक है। तो ये आयनीकृत हो जाते हैं। ठीक है। आयन भी 2 प्रकार के, धन आयन ऋण आयन, है ना। तो बताया था, तो धन आयन और ऋण आयन, एक हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन को अपनी ओर आकर्षित करेगा और डिस्ट्रॉय होगा, उसके बाद हीलियम में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ऐसी प्रक्रिया होती है। अब बाह्य परत की बात कर लेते हैं, प्रकाश मंडल, फोटोस्फीयर। ठीक है। तो फोटोस्फीयर क्या होता है? क्योंकि हमने अभी तक इसके बारे में आंतरिक परतों के बारे में पढ़ा, अब बाह्य परतों के बारे में हम समझते हैं। तो सबसे पहला है प्रकाश मंडल, फोटोस्फीयर। फोटोस्फीयर में जैसा कि ये वाला जो भाग होता है जो हम पृथ्वी से देखते हैं, सूर्य का एक तो देख नहीं सकते, पहली बात। जो हम बाहर का भाग देखते हैं, जो भाग देखते हैं चमकता हुआ, वही है क्या? प्रकाश मंडल।
वही क्या है, प्रकाश मंडल, यानी बाहरी भाग होता है जहां से जो हम देखते हैं, जो बहुत ज्यादा चमकता हुआ दिखाई देता है, वही है प्रकाश मंडल। प्रकाश मंडल किरणों, यानी जो प्रकाश मंडल की किरणें होती हैं, अर्थात ये कहने का मतलब ये है, यहाँ पर जितनी भी किरणें होती हैं उन्हें क्या कहते हैं, प्रकाश मंडल। क्या कहते हैं, प्रकाश मंडल। प्रकाश मंडल का तापमान कितना होता है, 6200 डिग्री सेल्सियस से 6700 3700 डिग्री सेल्सियस होता है, 3700 डिग्री सेल्सियस होता है। वर्णमंडल, ठीक है, वर्णमंडल जो होता है, यानी इसका भी एक क्राइटेरिया होता है प्रकाश मंडल का। तो प्रकाश मंडल के ऊपर, यानी ऊपर की ओर लगभग कितना, लगभग 2100 किलोमीटर की दूरी पर जो भी पाया जाता है उसे वर्णमंडल कहते हैं। अर्थात वर्णमंडल हम जब समझते हैं तो वर्णमंडल ही रेडियो बीम्स या रेडियो वेव्स या अल्ट्रावायलेट रे को उत्पन्न करता है। ठीक है, तो अर्थात कहने का मतलब ये है, ये इसका भी काफी लंबा क्षेत्र होता है। कितना होता है, 2100 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, इसके बाद तापमान कितना होता है, तो तापमान इसका होता है 2100 किलोमीटर होता है, सॉरी। तो यहाँ पर 3700 डिग्री सेल्सियस से 7700 डिग्री सेल्सियस होता है। अर्थात ये वर्णमंडल जो विस्तार होता है वो 2100 किलोमीटर होता है। कहाँ से, प्रकाश मंडल से। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हुई, ये बात नोट कर लो सभी। आगे हम चर्चा करते हैं। चलो भैया आगे बात करते हैं। तो आगे यहाँ पर जैसा कि हमने वाह्य परतों के बारे में, दो परतों के बारे में बता दिया था, अब हम बात करते हैं संक्रमण क्षेत्र। ठीक है, तो संक्रमण क्षेत्र का तापमान कितना होता है, 7700 डिग्री सेल्सियस से 5500 डिग्री सेल्सियस का तापमान इसका रहता है। आगे हम बात करते हैं कोरोना। ठीक है, कोरोना वो बीमारी वाला नहीं है, ये कोरोना जो है सूर्य का है। ये जो भाग होता है इसे हमें देखने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, यानी किसी यंत्र की आवश्यकता होती है, या बिना नग्न आंखों से इसे नहीं देखा जा सकता। तो कोरोना होता क्या है, सूर्य का सबसे बाहरी परत होती है, तापमान इसका होता है 5 लाख डिग्री सेल्सियस, इसके नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता। अब देखो यूपीएससी एग्जाम में क्या पूछा गया था, ये क्वेश्चन समझ लेते हैं। तो पूछा गया था सूर्य की बाहरी परतों में लगातार तापमान में वृद्धि होती है, ये कथन सत्य है या नहीं। तो ये कथन क्या है भैया, सत्य है, क्योंकि हमने क्या बताया, पहले जो संक्रमण क्षेत्र था उसका तापमान इतना था, तो इसके बाद जैसे ही कोरोना क्षेत्र में आए, यानी बाह्य क्षेत्र में आए, तो बाह्य क्षेत्र में 5 लाख डिग्री सेल्सियस हो गया। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं सौर कलंक, सन स्पॉट। इसका तापमान आसपास के क्षेत्रों से 1500 डिग्री सेल्सियस कम होता है। अर्थात ये जो होता है सन स्पॉट का मतलब होता है सौर कलंक, यानी सूर्य के अंदर जो धब्बा होता है, धब्बे में क्या होता है भैया, ये जो है यहाँ से यहाँ ये एक धब्बा उठता है, या जैसे जो है सपोज करते हैं कि जब रबड़ी बनाई जाती है, तो रबड़ी में जो है देखते हो कि हीट बाहर निकलने के लिए एक जो है बबल्स का रूप लेता है, तो वैसे ही सन स्पॉट में भी होता है, सन में भी होता है, स्पॉट होते हैं। तो एक स्पॉट लगभग कम से कम 11 से 22 वर्ष तक यानी बना रहता है। ठीक है, यानी 11 से 22 वर्ष का इसका चक्र होता है। ये अस्थायी होता है, इसका कोई निश्चित नहीं होता है कि कब तक ये समाप्त होगा या नहीं होगा। कुछ ऐसे स्पॉट होते हैं जो समाप्त नहीं होते हैं। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र अधिक मजबूत होता है, यानी इनका चुंबकीय क्षेत्र जहां पर ये स्पॉट के रूप में अपना घर बनाते हैं, तो उसका जो चुंबकीय क्षेत्र होता है बहुत स्ट्रांग होता है। ये 22 वर्ष का सौर चक्र होता है, हमने बताया 11 से 22 वर्ष का इसका होता है। सौर विंड्स की बात कर लेते हैं, सोलर फ्लेयर या सोलर विंड्स यानी सौर पवन के बारे में। ये प्लाज्मा की धारा होती है, प्लाज्मा, क्योंकि हमने कहा था सबसे जो गर्म अवस्था होती है किसी भी पदार्थ की और लिक्विड फॉर्म में होते हैं उसे प्लाज्मा की अवस्था कर बोलते हैं। तो प्लाज्मा की धारा होता है, अत्यधिक गर्म होता है, ये भी बात सही है। सूर्य का गुरुत्वाकर्षण
और इसे बांधे नहीं रख सकता। अर्थात सौर फ्लेयर जो होती है, सोलर विंड्स होते हैं, उनको सूर्य अपने आप बांधे नहीं रख सकता। ये कभी कभी पृथ्वी पर भी प्रवेश करती हैं, जिससे बहुत सारे पृथ्वी पर नुकसान होते हैं। ठीक है, तो इस ये पर यदि यार हमारे पृथ्वी पर ओजोन परत ना हो तो ये सारे के सारे इफेक्ट सोलर विंड्स जो होते हैं, सौर पवनें जो होती हैं, वो हमारे पृथ्वी पर आ जाए, जिस कारण से पृथ्वी पर सभी जीवों का नामो निशान नष्ट हो सकता है। ठीक है, उसके बाद ध्रुवीय ज्योतियां। ठीक है, इससे काफी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं ये दो। ठीक है, सौर ज्वाला के आवेशित कण, सौर द्वारा ज्वाला के सौर ज्वाला के आवेशित कण पृथ्वी के वायुमंडल में पहुंच जाते हैं और विभिन्न गैसों से क्रिया करते हैं। ठीक है, यानी जब क्रिया करते हैं तो क्रिया करने के फलस्वरूप हमारे पृथ्वी पर बहुत सारे, जैसे तुमने देखा होगा कि जो है बिजली गिरती है। ठीक है, तो बिजली का मेन रीजन ये होता है कि बादल क्या हो जाते हैं, आवेशित हो जाते हैं। आवेशित का मतलब उस पर चार्ज आ जाता है, वही चार्ज पृथ्वी पर आ जाता है तो प्रलय आ जाती है, या जिस पर गिर जाता है, या जिस पेड़ पर, या जिस व्यक्ति पर, उसकी मृत्यु हो जाती है। तो इसके बाद अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्रुवीय ज्योतियों के बारे में समझ में। जैसे हमारा ये सूर्य है, सूर्य का ये ऊपरी भाग है जिसे कहते हैं नॉर्थ यानी उत्तरी, और इसे बोलते हैं साउथ। ठीक है, तो ऊपर वाले ये जो ध्रुव होता है, इसे क्या कहते हैं, अरोरा बोरियालिस, और नीचे वाले भाग को कहते हैं अरोरा ऑस्ट्रेलिस। अब ऑस्ट्रेलिस से याद रखना, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जो है वो कहाँ पर है, साउथ में है, इस कारण से ऐसे याद रखना है। तो आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। यदि समझ में आए तो दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब के लिए। तब तक के लिए जय हिंद।